Lifesaver. Show him the needle. Needle. There is a needle. It's very small. That's it. Finished. Yeah, man. Congratulations. Bill Gates, we are ready. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम साइंस की बातें के पहले एपिसोड में खुश आमदीद। आज का दिन बहुत यादगार और तारीखी है क्योंकि आज अभी मैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ फाइज़र की वैक्सीन लगवा कर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ, आपके सामने हूँ। मैं किसी ज़ोंबी में कन्वर्ट नहीं हुआ। बिल गेट्स ने मुझे कोई कॉल नहीं की। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी ये पहली डोज़ है तो 21 दिन के बाद जो है दूसरी डोज़ लगेगी और उसके बाद जो है कहा जाता है कि पूरी इम्यूनिटी इंसानी जिस्म में पैदा होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज साइंस की बातें शुरू की है। मैं वेट कर रहा था कि पहले मैं वैक्सीन ले लूं और उसके बाद जो है हम इस सीरीज का बाकायदा आगाज करेंगे। तो आज ये इनफॉर्मल सा पहला एपिसोड है जिसमें मैं चाहता था कि मैं आपसे वैक्सीन के बारे में बात करूं और आपसे ये डिस्कस करूं कि वैक्सीन मैंने क्यों ली है और क्यों ज़रूरी है कि हम सब वैक्सीन लें जिसको भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अभी ये फाइज़र की वैक्सीन है जो एक mRNA वैक्सीन है। ये बड़ी रिकॉर्ड तेज़ी के साथ बनाई गई है। इस पेंडेमिक से पहले मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि पोलियो वायरस जो था जब वो फैला था और वो पेंडेमिक बना था तो उसकी वैक्सीन आने में 20 साल लग गए थे। इसी तरह भी रिसेंटली जो इबोला की एपिडेमिक फैली थी वेस्टर्न अफ्रीका में, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हुई थी। पूरे 5 साल लग गए थे इबोला की वैक्सीन आने को और इबोला की बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं जो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुई। तो फाइज़र की इस वैक्सीन की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इन्होंने एक तो पेंडेमिक ईयर में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में नई टेक्नोलॉजी mRNA को यूज़ करके एक वैक्सीन बनाई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आप काम तेज़ी में करते हैं तो हो सकता है उसमें गलती और वैक्सीन का फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट सिर्फ 20% जो वैक्सीन्स हैं वो सर्वाइव करती हैं रिसर्च को और उसके बाद वो आगे अगले ट्रायल्स में जाती हैं। उससे पहले ही वैक्सीन्स की एफिकेसी या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आता है या उनके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होते हैं तो वो वैक्सीन्स पहले ही आउट हो जाती हैं। तो फाइज़र की वैक्सीन की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि एक तो इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई है, नई टेक्नोलॉजी से बनाई है, और तीसरी सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि इसकी एफिकेसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, 95% के करीब है। 95 का मतलब ये है कि इस वक्त 100 में से जो लोग ये वैक्सीन लगाएंगे 95% लोगों को कोरोना वायरस नहीं होगा, जबकि 5 में चांसेस है कि उन्हें कोरोना वायरस कैच कर सकता है। तो ये रिकॉर्ड एफिकेसी है क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास जो फ्लू वैक्सीन है उसकी जो मैक्सिमम एफिकेसी है वो 40 to 60% है और वो हर साल तब्दील होती है क्योंकि फ्लू वायरस जो है वो म्यूटेट करता है। तो ऐसे हालात में फाइज़र का इतनी तेज़ी से वैक्सीन बनाना, फाइज़र और बायोनटेक हम दोनों को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो बायोनटेक में पहले से इस्तेमाल हो रही थी कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए। तो इन दोनों कंपनीज ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है रिकॉर्ड तेज़ी के साथ, रिकॉर्ड एफिशिएंसी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सारा हैंडल किया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो हाईलाइट करना ज़रूरी है वो एक सवाल ये होता है कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये इतनी तेज़ी से कैसे बन गई हैं। पहली वैक्सीन्स को तो नॉर्मल 10 साल लगते हैं, 20 साल लगे हैं कई वैक्सीन्स को। डॉक्टर एंथनी फाउची ने 2015 या 2016 में जामा में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने वैक्सीन बनाने की सारी नई टेक्नोलॉजीज डिस्कस की थी और उसमें उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो दिया था कि अगर हर चीज़ बिल्कुल सही जाए तो भी हमें 18 महीने लगेंगे कोई भी वैक्सीन बनाने में किसी भी फ्यूचर डिजीज़ के लिए, जो उस वक्त उसे डिजीज़ एक्स का नाम दिया जाता था। लेकिन ये वैक्सीन 1 साल से कम अरसे में बन गई है और यही वजह है कि इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि बहुत से लोग हैं और जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि एक वैक्सीन जो 10 साल और 20 साल में बने अब वो तकरीबन 1 साल से कम अरसे में बनकर मार्केट में आ जाए और अप्रूव भी हो जाए। तो वैक्सीन को बनाने के लिए कुछ 4 से 5 मरहले होते हैं
जिसमें ये एसेस किया जाता है कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं। पहले जानवर पर तहकीक की जाती है, फिर नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स पे जो लोग पॉपुलेशन से इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है जिसमें आधे लोगों को वैक्सीन दी जाती है और आधे को नहीं दी जाती, और उसके बाद एक बड़ी स्टडी होती है जो पोस्ट मार्केटिंग होती है जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों को दवाई दी जाती है और उसके बाद उनके एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। इस दफ़ा ख़ास बात यह हुई है क्योंकि एक ग्लोबल पेंडेमिक था और सब लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे और हर कोई चाह रहा था कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है वैक्सीन बने। तो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ने दुनिया के दीगर ममालिक में, बेशतर ममालिक में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने अपने पेशेंट रिक्रूटमेंट और डाटा एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो इसी तरह वजह से स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है, जिसे फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, वो उन्होंने एक साथ रन किए हैं। और सबसे खास बात ये थी कि उसका डाटा जो है वो लाइव शेयर कर रहे थे और जो डाटा मॉनिटरिंग और सेफ्टी बोर्ड था वो साथ साथ उसे इवेलुएट कर रहा था। और जैसे ही आपने देखा है, खबरों में आपने सुना होगा कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती थी, किसी एक भी मरीज में साइड इफेक्ट आता था, तो वो पूरे ट्रायल को रोक देते थे क्योंकि ये सारी असेसमेंट जो है लाइव हो रही थी। उससे पहले ये होता था कि आप एक स्टेप कंप्लीट करते थे, आप अपना डाटा सबमिट कराते थे, फिर आपको दूसरे की अप्रूवल मिलती थी, फिर आपको तीसरे की अप्रूवल मिलती थी, और इस खाली पेपर वर्क को ही जो है काफ़ी महीने लग जाते थे। तो यही वजह है कि इस वक्त जो है ये वैक्सीन का प्रोसेस जो है फेज़ 3 ट्रायल्स कंप्लीट हुए और उसके बाद वो एमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन उन्हें मिल गई है। एक और बहुत बड़ी बात जो होती थी कि आइडियाज़ तो होते थे, कोलैबोरेशन तो होती थी, लेकिन फंडिंग नहीं होती थी। इस वक्त WHO के साथ मिलके जो कोवैक्स एक तंजीम बनाई गई है, एक अलायंस बनाई गई है वैक्सीन को बनाने के लिए और गरीब ममालिक तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसमें गावी भी शामिल है, उसमें एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूनिसेफ का भी उसमें रोल है। उन्होंने मिलकर फंडिंग इकट्ठी की है। एक तो साइंटिफिक कोलैबोरेशन और दूसरी जो है गवर्नमेंट्स ने जो फंडिंग इकट्ठी की है इस वैक्सीन को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। और उसी की वजह से जो है ये पॉसिबल हुआ है कि हमने इतनी बल्क में, इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने के लिए रिस्क लिया गया है, पैसा इकट्ठा किया गया है और काम शुरू कर दिया इवन बिफोर द रिजल्ट्स वर अवेलेबल। तो फंडिंग की वजह से बहुत आसानी हुई है और होपफुली अभी ये जो कोवैक्स की तंजीम है, जो अलायंस है WHO के साथ मिलकर, ये वैक्सीन को इक्विटेबल बना रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इस वक्त वैक्सीन जो है वो खाली जो अमीर ममालिक हैं जिनमें ये वैक्सीन बन रही है, जो अमेरिका, जर्मनी और UK हैं, वो अपने पास ना रख लें, बल्कि ये गरीब ममालिक तक भी वैक्सीन पहुँचे। तो उनका टारगेट है कि 2021 में 2 बिलियन डोजेज जो है वैक्सीन की बनानी है और तकरीबन जो है 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को चाहते हैं कि वो वैक्सीनेट कर लें। वैक्सीन से मुतालिक सब कुछ हरा नहीं है, ऑब्वियसली उससे रिलेटेड डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अभी क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि क्या ये वैक्सीन जो है शरह अमवात को कम करती है कि नहीं। जब ये क्रिटिकली इल पेशेंट में, जो पेशेंट इंतहाई निगहदाश्त में होते हैं, क्या ये वैक्सीन जो है उन लोगों को फ़ायदा देगी कि नहीं, उनमें मोर्टेलिटी को कम करेगी कि नहीं। दूसरी जो मेन इशू है वो हमारे जैसे लोगों के लिए है कि ये बात तो साबित हो गई है कि जो लोग वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करेंगे उन्हें कोरोना वायरस नहीं हो रहा। सिर्फ 100 में से 5 लोग हैं जिन्हें होता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम अभी भी कोरोना वायरस दूसरे लोगों तक फैला सकें? ये क्वेश्चन है जिसका अभी तक आंसर नहीं हुआ कि क्या ये वैक्सीन कोरोना वायरस के फैलाव को भी बचाती है जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उन लोगों से। तीसरा इम्यूनिटी से मुतालिक सवाल है कि ये वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी आ तो जाएगी, लेकिन वो इम्यूनिटी कितनी देर के लिए होगी? 3 महीने के लिए होगी, 6 महीने के लिए होगी, 1 साल के लिए होगी? क्योंकि एटलीस्ट ये इम्यूनिटी अगर 1 साल के लिए होगी तो इसका फ़ायदा है ताकि आप हर साल फ्लू वैक्सीन की तरह नई वैक्सीन लगवा लें। उससे कम ड्यूरेशन पे मेरा नहीं ख्याल इसकी एफिशिएंसी जो है इतनी बेहतर समझी जाएगी। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि ये जो नए म्यूटेशन हो रही है और उसके साथ वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो हमने UK में भी वेरिएंट देखा है, साउथ अफ्रीका में भी वेरिएंट देखा है, क्या ये वैक्सीन उन वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम करेगी कि नहीं? क्योंकि वो इस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हैं और अगर उन म्यूटेशंस की वजह से ऐसे वेरिएंट्स या स्ट्रेन्स पैदा होते हैं जो इस वैक्सीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे तो फिर एक बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन इसका भी इलाज है कि mRNA वैक्सीन जो है वो इसीलिए अच्छी समझी जा रही है कि सिर्फ 6 वीक्स के अंदर अंदर आप इस वैक्सीन को एडिट कर सकते हैं, इसमें चेंज ला सकते हैं और आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं उस नए वेरिएंट के अगेंस्ट जो अगर दुनिया में फैलता है। तो इससे घबराने की ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक पॉइंट है जो अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। ऑब्वियसली वैक्सीन यूफोरिया अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि वैक्सीन आ गई है तो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोगों ने वैक्सीन ले लिया, हमने पेंडेमिक को क्रश कर दिया है। ऐसी बात नहीं है। अभी इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। साइंस ने तो अपना काम कर दिया है
लेकिन अभी गवर्नमेंट्स का काम रहता है, अभी सोसाइटी का काम रहता है। गवर्नमेंट्स ने ये वैक्सीन खरीदनी है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें बेपनाह मसाइल हैं कि उन्हें कोल्ड स्टोरेज में कैसे रखा जाएगा। आप ये किस तरह डिसाइड करेंगे कि कौन से लोग हैं जिन्हें इस वक्त वैक्सीन चाहिए, जिनके लिए वैक्सीन ज़रूरी है, यानी हाई रिस्क पॉपुलेशन, तो कौन डिसाइड करेगा? इसमें लाजमन करप्शन होगी, इसमें लाजमन जो है फेवरिज्म चलेगी। सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। वैक्सीन साइंस ने बना दी है, गवर्नमेंट उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लेकिन क्या इसे लोग लेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग वैक्सीन ना लेने की वजूहात में से एक तो कंस्पिरेसी थेरीज हैं कि इसमें चिप है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, आपका डीएनए चेंज हो जाता है, आपको कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि बहुत से लोगों की कंसर्न है कि वैक्सीन बड़ी तेज़ी से क्यों बनी है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त ये तेज़ी से इसलिए बनी है कि इसमें सारे स्टेप्स जो हैं वो एक साथ शुरू किए गए हैं, तो उन्होंने टाइम बचाया है और हमारे पास बहुत ज़्यादा फंडिंग थी, इसी वजह से वैक्सीन बड़ी आसानी से बन गई है। तो अगर लोग नहीं लेंगे तो ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि इस वायरस के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को इम्यून होना है, या तो वायरस के एक्सपोजर के थ्रू या फिर वैक्सीन के थ्रू। जब तक दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन, यानी इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो तकरीबन 5 बिलियन लोगों को या तो वायरस उन पर हमला करे, वायरस से असरअंदाज हों, या फिर वो वैक्सीन लें। तब तक हर्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी और तब तक जो है हलाकतें बढ़ती रहेंगी और हम ये आउटब्रेक्स के बारे में सुनते रहेंगे। तो लोगों के बारे में जो एक काफ़ी सर्वेज आ रहे हैं वो कुछ बेहतर नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ के 15 ममालिक पे एक सर्वे आया जिसमें 40% लोगों ने कहा है कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे और 60% लोगों ने कहा है कि वो वैक्सीन लेंगे या फिर जो है वो इसके बारे में अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करेंगे। तो पढ़े लिखे ममालिक में, रिच कंट्रीज़ में जहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल होगी, अगर लोग लेने से इनकार करेंगे तो फिर वैक्सीन की एफिशिएंसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो सारी मेहनत साइंस ने की है और गवर्नमेंट्स करेंगी और ये सारी फंडिंग इकट्ठी हुई है, तो तकरीबन उसका मेरे ख्याल में वो ज़ाया हो जाएगी। तो आखिर में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि वैक्सीन के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान मेडिकली नहीं है, लेकिन इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी हमें क्लियर नहीं है। लेकिन साइंस ऐसे ही काम करती है। आप हमेशा जो है रिस्क और बेनिफिट को वे करते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं कि एक दवाई मार्केट में है या एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपने वो ट्रीटमेंट कब लेनी है जब उसके बेनिफिट जो हैं उसके रिस्क से ज़्यादा होंगे। रिस्क हर चीज़ के मेडिसिन में होते हैं। आप कोई भी दवाई या गोली खाते हैं उसके रिस्क होते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि इसका फ़ायदा ज़्यादा है, इसलिए हमने ये दवाई या ट्रीटमेंट लेनी है, और इसके नुकसान कम है, इसलिए जो है हम एग्री करेंगे। तो इस पेंडेमिक के दौरान हमारे पास कोई ऐसी ट्रीटमेंट है ही नहीं सिवाय स्टीरॉइड्स के, और कोई चीज़ भी साबित नहीं हुई जो कोरोना वायरस के खिलाफ मोर्टेलिटी को ख़त्म करे। तो इसलिए वैक्सीन हमारे पास ओनली ऑप्शन है। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है कि हम नहीं, वैक्सीन के अलावा हम दूसरी चीज़ों पर चले जाएंगे। अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये वायरस इसी तरह फैलता रहेगा, और जब तक 2/3 पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने कहा, 5 बिलियन लोग इससे असरअंदाज नहीं होंगे, तब तक इसका जो असर है वो कम नहीं होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक सिनेरियो है और इसमें बहुत ज़्यादा हलाकतें होंगी और हम अपने बहुत ज़्यादा प्यारे लोगों को खो देंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने खुद भी वैक्सीन ली है और इंशाल्लाह दूसरी डोज भी लेंगे। अगर आपको चांस मिलता है वैक्सीन लेने का और अगर आप उस हाई रिस्क पॉपुलेशन में हैं तो आप ज़रूर वैक्सीन लें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बल्कि आप अपने चाहने वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमने वैक्सीन ली है। इंशाल्लाह 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेंगे और उसके बाद जो है मैं ट्रैवल कर सकूंगा, हम पाकिस्तान जाएंगे, अपने पेरेंट्स से मिलेंगे। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपनी फैमिली से नहीं मिले, इतना अरसा हो गया है। तो मैं तो ये वैक्सीन उनके लिए ले रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए ले रहा हूँ, और आप लोग खुद डिसाइड कर लें कि आपने किस लिए वैक्सीन लेनी है। अपना ख्याल रखें, साइंस पे एतमाद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये पेंडेमिक बहुत जल्द ख़त्म होगा और हम लोगों की ज़िंदगी जो है दोबारा बेहतर तरीके से शुरू हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, बिल गेट्स, आई एम रेडी।